प्रधान अध्यापिका जी, एक्सेलरेटेड लर्निंग के संबंध में हम अब तक काफी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आपने इस पद्धति को विद्यालय में लागू करने के लिए कुछ रणनीतियों के बारे में भी बताया था। मैं कक्षा 2 को पढ़ाता हूँ। बच्चों में मूलभूत साक्षरता और भाषा विकास के लिए कौन सी एक्सेलरेटेड लर्निंग रणनीतियों का उपयोग करूं? संदीप जी, आपको याद होगा हमें बच्चों के स्तर के अनुरूप गतिविधियां करनी है। भाषा विकास और साक्षरता के अंतर्गत कई कौशल आते हैं। आपको हर विद्यार्थी का आकलन करके पता लगाना होगा कि उनमें किस कौशल के विकास पर कार्य करना है और उसी के अनुसार रणनीतियाँ और गतिविधियाँ चुननी होंगी। आइए चलते हैं कक्षा 1 की तरफ, जहां हंसिका जी कुछ उपयोगी तकनीकों द्वारा ग्रेड स्तरीय कंटेंट कवर करने के साथ साथ मूलभूत साक्षरता और भाषा के कौशलों के निर्माण में विद्यार्थियों की सहायता कर रही हैं। सबसे पहले हम कक्षा में विद्यार्थियों की मौखिक भाषा के विकास की बात करते हैं। पठन और लेखन के लिए मौखिक भाषा में दक्षता महत्वपूर्ण है। आमतौर पर बच्चे खेल और संवादों के मध्य से भाषा सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। अतः रोचक गतिविधियों द्वारा मौखिक भाषा के कौशल का विकास करें। आपकी कक्षा में विद्यार्थी की मातृभाषाओं के संबंध में विभिन्न परिदृश्य हो सकते हैं। कुछ ऐसे प्रवासी विद्यार्थी हो सकते हैं जो दूसरी भाषा बोलते हो, जिसे बाकी विद्यार्थी और शिक्षक नहीं समझते हैं और उनके लिए स्कूली भाषा में पढ़ाए पाठ समझना मुश्किल हो। अपने विद्यार्थियों का भाषा प्रोफाइल जरूर बनाएं और बच्चों की मातृभाषा को कक्षा शिक्षण में शामिल करें। बच्चों की परिचित अथवा गृह अथवा मातृभाषा लक्षित भाषा सीखने के लिए एक सेतु का निर्माण करती है। शोध बताते हैं कि प्रारंभिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग से विद्यार्थियों को शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से लाभ होता है। मातृभाषा में दक्षता दूसरी भाषाएं और शैक्षणिक अवधारणाएं सीखने के लिए आधार के रूप में कार्य करती हैं। देखिए, हंसिका जी अपनी कक्षा में कैसे बहुभाषीय बच्चों को मौखिक भाषा के विकास के अवसर दे रही हैं। उन्होंने होम लैंग्वेज कॉर्नर बनाया हुआ है, जहां विभिन्न भाषाओं में TLM रखा हुआ है। रजत, आप वहां होम लैंग्वेज कॉर्नर में रखी हुई 3 तस्वीरों के सामने लिखें कि आप इन्हें अपने घर में क्या बुलाते हैं और ऊंची आवाज में पढ़कर पूरी कक्षा को सुनाएं भी। अमित, आप उसके अगली 3 तस्वीरों के सामने लिखें कि आप इन्हें घर पर क्या कहते हैं। वे बच्चों को मातृभाषा की शब्दावली प्रयोग करने के अवसर दे रही हैं। इसके अलावा आप विद्यार्थियों को अपने स्थानीय गीत गाने अथवा कहानी कहने के लिए और उनका अर्थ साझा करने के लिए कह सकते हैं। विद्यार्थियों के काम को प्रदर्शित करते हुए कक्षा में लक्ष्य भाषा के साथ साथ उनकी भाषा में प्रयुक्त शब्दों को भी लिखें। उन्हें बिना रोक टोक अपनी भाषा में अपनी बात कहने का मौका दें। सेजल, इस चित्र में आप क्या देख पा रही हैं? इस रणनीति के अंतर्गत प्रासंगिक चित्र दिखाएं और विद्यार्थियों को उनके अवलोकन और संबंधित अनुभवों के बारे में बात करने दें। जैसे जैसे विद्यार्थी अपनी बात व्यक्त करें, उन्हें प्रश्न पूछकर प्रेरित करें, जैसे कि क्या आपने इन चीजों को घर पर या आस पड़ोस में देखा है? इस तस्वीर में कुछ जानवर हैं। क्या इन जानवरों के साथ आपका कोई अनुभव है जिसे आप साझा करना चाहेंगे? क्या आप इन जानवरों में से किसी से डरते हैं? आप चित्र को लेबल भी कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थी चित्र में वस्तुओं अथवा लोगों की पहचान कर सकें। भाषा विकास के लिए ध्वनि की पहचान भी आवश्यक है। ध्वनि बोध के निर्माण के लिए बोर्ड पर लिखे पहलुओं पर क्रमिक रूप से कार्य करें। लयबद्ध शब्दों में निहित ध्वनि बोध, तुकांत वाले शब्द की पहचान। आइए उषा जी की कक्षा में चलते हैं। जाने पहचाने गानों अथवा कविताओं में कुछ नए शब्द जोड़ें या कुछ शब्दों को हटाएं और बच्चों को पहचानने के लिए कहें। इससे वे जान पाएंगे कि वाक्यों में शब्द होते हैं। शब्द लड़ी का खेल खेलें। विद्यार्थियों को एक शब्द श्रृंखला में तुकबंदी वाले शब्द जोड़ने दें और उन्हें सुझाए जा रहे शब्दों को नोट करने दें, जैसे केला, चेला, मेला, रेला, अकेला, ठेला। उन्हें अपनी मातृभाषा में चीजों, लोगों और जानवरों के बारे में साझा करने दें और उसमें भी ध्वनि बोध कराएं। ध्वनि से परिचित होने के बाद संबंधित अक्षर के लेखन का परिचय दें। अक्षरों की समझ बनाने के लिए विद्यार्थियों को शब्दों की हर
हर ध्वनि पर कूदने या ताली बजाने को कहें। विद्यार्थियों को उनकी ठुड्डी के नीचे हाथ रखकर शब्दांशों को पहचानने में मदद करें। उन्हें बताएं कि प्रत्येक शब्दांश के लिए ठोड़ी नीचे जाती है। इससे उन्हें बेहतर ढंग से पहचानने में मदद मिलती है। फिर उन्हें मिलाकर ध्वनियों और शब्दांशों को जोड़कर शब्द बनाने को कह सकते हैं। विद्यार्थियों को सिखाते समय विभाजन के लिए आप हथौड़े के इशारे का उपयोग कर सकते हैं और सम्मिश्रण के लिए गोंद या रस्सी के इशारे का उपयोग कर सकते हैं।